हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ माय व्यू ऑन स्टॉक मार्केट। पहला पॉइंट हम रखेंगे मेरा क्या व्यू बन रहा है अभी स्टॉक मार्केट पे। दूसरा, इलेक्शन की डेट्स किस तरीके से प्रभावित कर सकती हैं जो फाइनल आउटकम आएगा उसको। और उसके बाद तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो आजकल चल रही है वो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की और शेयर बाजार पर इसका क्या असर हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहली चर्चा हम बात करें तो इस हफ्ते के अंत में दो चीज़ें हुई। एक, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में कुछ नई नई खबरें आई और दूसरी बात हुई कि जो इलेक्शन की डेट्स हैं वो उनकी अनाउंसमेंट कल हुई। अब बात ये है कि आज की जो वीडियो है थोड़ी सी आपको अलग तरीके से लगेगी, क्योंकि आज जो है मैंने ज़्यादातर डेटा जो है उनका सहारा नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं आपके साथ एक रो तरीके से अपनी जो है खुल के बात रखना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि माय व्यू ऑन स्टॉक मार्केट। मैं मार्केट को ना दो पार्ट में डाल रहा हूँ। मार्केट में किस तरीके से मैं दो पार्ट में डाल रहा हूँ, इस मार्केट को दो पार्ट में डालने का सीधा सा रीजन है। एक पार्ट वो जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, यानी कि जो पिछले जो टॉप के 100 से 150 शेयर। उसके बाद है जो बीएससी के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर आते हैं, यानी कि शुरू के 100-150 शेयर्स के बाद वाली जो कैटेगरी है वो। अब जो मेरा व्यू है बाजार के ऊपर, तो देखिएगा बाजार के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन जहां तक मेरी बात माने आप, तो मुझे जो लग रहा है, मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर इंडिसेस हैं, यानी कि ऐसे बाजारों के अंदर जो सारे इंडेक्स का अगर हम कम्बिनेशन देखें तो उसको हमने दो पार्ट में डाला है। तो पहला है मेजर इंडिसेस, यानी कि मेजर इंडिसेस में लार्ज कैप स्टॉक्स। उन स्टॉक्स पर मेरा व्यू जो है न्यूट्रल है, और न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि देखिएगा अगले महीने हम जाएंगे रिजल्ट सीजन में। रिजल्ट सीजन के हिसाब से अगर हम देखें तो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं वो जनरली बहुत ही ज़्यादा, ना तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेच वैल्यूशंस पे हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ती वैल्यूशन पर है। हाँ, अगर हम कहें तो थोड़ा बहुत जो है हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है उसके सामने स्लाइटली डिस्काउंट पर है। तो ये मेरा व्यू है। तो इसलिए मैं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिकली जो है आपको लंबे समय के लिए भी और थोड़े समय के लिए, यानी कि एक छोटे समय अवधि के लिए भी जो है आपको 6 से ढूंढोगे तो आपको मिल सकते हैं, ट्रेड के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और जैसे हम चर्चा करते हैं आपके साथ, तो उसी तरीके का व्यू है हमारा। तो जो मार्केट में हमें लगता है कि अगर कोई गिरावट आती है लार्ज कैप में और वो अगर 5-7% हो जाती है आने वाले 10-15 दिनों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। अब दूसरी बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या है। मान लेते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर जो मेरा व्यू है वो व्यू वैल्यूशन के साथ साथ बाजार में जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम उसको मैच करें। तो देखिए कि जिस तरीके से स्मॉल कैप इंडिसेस में पिछले हफ्ते के दौरान जितने भी इंडिसेस थे, चाहे वो सेक्टोरल स्मॉल कैप थे या पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स था, अगर हम उसमें देखें तो वो जो भी स्मॉल कैप में शेयर्स थे, चाहे वो सेक्टर स्पेसिफिकली देखें या आप जो है स्मॉल कैप का इंडेक्स देखें, एक ही चीज समझ में आती है हमें बात कि स्मॉल कैप के अंदर अभी पेन और बाकी है। रीजन पहला, वैल्यूएशन भी स्ट्रेच है। दूसरी बात है, बड़े जो ऑपरेटर टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म के विजन से खेलते हैं। एक बार बाजार को बहुत मंदा कर देते हैं, एक बार बाजार को बहुत तेज कर देते हैं। तो अभी उन्होंने बाजार बहुत तेज कर दिया, तो अब उनका बाजार मंदी करने का समय आ रहा है, और वो शायद अगले 6-8 महीनों तक जारी रह सकती है, और वो स्टॉक स्पेसिफिकली बदल बदल कर आती रहेगी। बट मुझे लगता है 6-8 महीने के दौरान कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर तो हो सकता है थोड़ी बहुत रिटर्न्स बने, लेकिन जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो देखो कुछ शेयर्स तो हमेशा चलते हैं, लेकिन ब्रॉडर बेसिस पर अगर हम देखें तो चलने की संभावना हमें थोड़ी सी कम लग रही है। ये हो गया हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप में हालांकि दोनों का थोड़ा सा कम्बिनेशन है, तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो लार्ज कैप की तरह रिएक्ट करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो स्मॉल कैप की तरह रिएक्ट करेंगे। तो वहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी देखने हैं। तो ये हो गया हमारा मार्केट पे व्यू। अब दूसरा, इलेक्शन की डेट्स। अब इलेक्शन जो है जिस तरीके से अब क्या 7 चरणों में बटे और जून में जाके रिजल्ट आएंगे,
तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को जो है एक प्रचार के लिए अच्छा समय मिलेगा, तो भाई वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं, सारे के सारे जो कैंपेन होने वो सबके लिए मिलेगा। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा टाइम दे रहा है। भाई वो टाइम तो सबके लिए बराबर है। हाँ, बट ये है कि भाई जिसके पास आज की डेट में, जैसे बीजेपी के पास अगर बात करें तो जो स्टार कैंपेनर है वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनकी बात जो है जो गारंटी वाली बातें हैं आजकल वो काफ़ी पॉपुलर भी है। तो हर समय जो है एक नई जो है परिभाषा जो है वो गढ़ देते हैं हर इलेक्शन के लिए। तो इस बार के लिए उन्होंने गारंटी वाली जो स्कीम है वो जो है चला दी है। तो मोदी की गारंटी पे सब लोग विश्वास करते हैं। ये सब चीज़ें चलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। और आज कुछ जगह पर जो अगर हम देखें तो कुछ जगह पर पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी घटे, हालांकि वहाँ पर जो रीज़न है वो डिपो रिलेटेड है। तो वो भी जो है इलेक्शन की डेट्स जैसे हैं वो अनाउंसमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि जो महंगाई के ऊपर अगर विपक्ष कहीं घेरने की कोशिश करे तो वो उसको थोड़ा सा ईज कर दे। अब 7 चरणों में जब इलेक्शन होंगे तो कैंपेन करने का भरपूर मौका जो है वो सभी को मिलेगा। लेकिन विपक्ष को लगता है कि भाई मोदी जी को जितना ज़्यादा समय मिलेगा, मोदी जी उतनी ज़्यादा सीटें निकालने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये मुझे लगता है विपक्ष का जो है अंडर कॉन्फिडेंस जो है दर्शा रहा है, क्योंकि विपक्ष अगर ऐसी बात करता है तो वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को एक एडवांटेज दे देता है। इसके बाद जो है सीए का कानून भी पास हुआ, तो उस पर भी गर्मा गर्मी जो है चलती रहेगी। तो वो जो सब चीज़ें जो बाजार के डेट्स आने के बाद जो है नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो पब्लिक डोमेन में आए जो पहले नहीं थी, तो वो हो सकता है कि वो बीजेपी को डैमेज करती हुई नजर आए। तो बाजार में एक वॉलेटिलिटी आप एंजॉय करिए, और जैसे जैसे इलेक्शन की डेट्स आएंगी तो इंडिया विक्स भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जो ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी अगर वो डिसिप्लिन तरीके से प्ले करते हैं। तो अब बात है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, भैया सबको मिला पैसा। तो मैंने अभी पिछले हफ्ते जब इसकी चर्चा की थी तो देखिएगा डीएमके को 509 करोड़ मिल गए। टीएमसी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिसीवर है, जबकि कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस उससे पिछड़ गई है। तो पैसे तो भैया देखिएगा हमाम में सब नंगे हैं, सब ने पैसे लिए। और देखिएगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं थे भाई तब भी तो इलेक्शन होते थे, सारी पार्टीज के पास पैसा आता कहाँ से था। तो बिजनेसमैन तो देखिएगा कंट्री को चलाते ही हैं, और बिजनेसमैन हमेशा से भाई पॉलिटिक्स में फंडिंग करते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है उसको ज़्यादा मिलते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ जो है किया। लेकिन हमें देखना शेयर बाजार के हिसाब से तो कुछ फार्मा के अंदर कुछ दिग्गज कंपनियां जिन्होंने फंडिंग की है। तो हमसे जो ज़्यादातर सवाल पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं सर नेटको फार्मा ने पैसे दिए। भाई पैसे हर कोई देता है, पर पैसा इतना तो नहीं दे दिया कि जो अब नॉर्मल है। तो अगर हम देखें तो जो स्टेट के अंदर बहुत बार आपने अगर प्रेजेंस रखनी है तो जहाँ स्टेट जो गवर्नमेंट है वो बड़ी हावी है और वो रीजनल पार्टीज है, तो वहाँ आपको चंदा देना पड़ेगा। जैसे आपको ममता बनर्जी की जो पार्टी है, अगर आपको कलकत्ता में धंधा करना है, बंगाल में धंधा करना है, तो भाई देखो तकरीबन 1397 करोड़ रुपए उनको मिले। तो इसमें वो कांग्रेस से भी ज़्यादा है। अब बीआरएस को अगर आप देखेंगे तो 1322 करोड़ है। तो अब सीधी सी बात यह है कि जो हैदराबाद वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने भी बहुत पैसा जो है बांटा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी को। अब हैदराबाद भी जो जनरली जो पार्टीज़ हैं वो कैसी हैं, वो स्टेट की जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो मैनेज करती हैं, तो उनको भी अच्छा चंदा मिला है। और वहाँ पे भाई सरकार के साथ नहीं चलोगे ना, कंपनी चलानी भारी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये पार्ट है, और ये बिजनेस और इकोनॉमिक्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, और बिजनेस और इकोनॉमिक्स के साथ आप पॉलिटिक्स को भी जोड़ के ही चलना पड़ेगा। तो बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिक्स तीनों साथ चलेंगी तभी जो है देश चलेगा। लेकिन अब ये तरीका गलत है या नहीं है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रल का तरीका तो ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड संभालने की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कब किसने कितना बॉन्ड खरीदा, किस पार्टी ने उसको बुलवाया, उसकी डेट मतलब रेगुलर बेसिस पर, मतलब वीकली या फोर्थनाइटली अगर पब्लिश की जाए तो हो सकता है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए कि भाई कौन पार्टी किससे कितना ले रही है। और डीएमके देखिएगा 509 करोड़ रुपए ले लिए, और वो तो देखिएगा जो गेमिंग कंपनीज हैं उनसे ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, पर हम में सभी नंगे हैं। और भाई नंगे क्या है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको बात बताइए इलेक्शन लड़ना है तो पैसा तो मिलेगा ही ना इनसे। और देखिएगा बहुत सारे केसेस में अनड्यू एडवांटेज भी दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये आज की डेट में आप जो रूलिंग पार्टीज है उस पर आरोप लगा देते हो, लेकिन बात ये है कि जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो वो जो मतलब अगर कांग्रेस भी आज आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर
तो वो लोग किस समय पर बड़े बिजनेसमैन बने ये भी तो आपने देखना है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये चलता रहेगा। और ये पॉलिटिक्स में, इंडिया में नहीं, हर जगह जो बिजनेस हाउसेज हैं वो हमेशा फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनके चंदे से ही जो है इलेक्शन लड़े जाते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी चंदा लेती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें अगर हम ये कहें कि जी ये गलत है या सही है, मैं उसमें नहीं पड़ता, बट ये होगा। और इसके बगैर मतलब आप कहीं पर भी, इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ पर जो बिजनेस हाउसेज हैं वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, और वो अपने मन मुताबिक जो है पॉलिसी फ्रेम कराने की कुछ चेष्टा करते हैं। और चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल था, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कोई थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट हो, फोर्थ फ्रंट की गवर्नमेंट हो, किसी की सरकार हो, हर समय पर ऐसा होता है, होता रहेगा। पर बात यह कि जो अगर अब नॉर्मल तरीके से जो है अनड्यू एडवांटेज लिए जाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि गलत है। बट अब बाजार देखिएगा इस पे, इस खबर को पचा चुका है। तो बहुत लोगों का सवाल था, जिस सर नेटको फार्मा ने भी बहुत अच्छा चंदा दिया। भाई हैदराबाद बेस्ड कंपनियां जो होंगी वो, क्योंकि जहां जहां पर भी रीजनेबल पार्टी, रीजनल पार्टीज हैं, उनका दबदबा रहेगा, और वो रीजनल पार्टीज चंदा लेती रहेंगी अगर आपको स्मूथली बिजनेस करना है तो। और बिजनेस में क्या होता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। अब कोई केमिकल कंपनीज हैं तो उसके जो वेस्टेज है वो अपने डिस्पोज ऑफ करने हैं। आप फार्मा कंपनी, तो फार्मा कंपनीज का वेस्ट होता है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसी फ्रेम कराते हैं कि जो गवर्नमेंट उनके फेवर में काम कर दे, और जिससे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसी पॉलिसी फ्रेम कराई जा सके जिससे कि भाई सरकार का भी भला हो सके और कंपनियों का भी भला हो सके। ये होता रहेगा। बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि अकेली नेटको फार्मा है। बट मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये कोई नया जो है अनोखा नहीं है। और जिनको भी लगता है कि भाई शेयर बाजार में जहाँ वैल्यूशन वाइज रीजनेबल वैल्यूशन, और इस खबर की वजह से वो शेयर टूट गए, तो भैया कुछ नहीं है। अगर आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास है तो वो खरीदने वाली अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। अगर केवल इस न्यूज़ की वजह से अगर शेयर टूटा है तो वो मुझे लगता है कि वो तो देखिएगा दोबारा से आ जाएगा ऊपर। तो इस खबर का जो असर है वो टेम्परेरी रहेगा। अगर शेयर्स करेक्ट भी होते हैं तो वो मुझे लगता है टेम्परेरी रहेंगे इस न्यूज़ की वजह से। दूसरे रीजंस की वजह से हो सकता है वो परमानेंटली टूटे। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कोई शेयर टूट रहा है तो जरूरी नहीं वो इस खबर की वजह से टूट रहा हो। और जो बाकी शेयर्स हैं वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं वो भी आपने साथ में देखना। और इस खबर के अलावा बाकी जो खबरें हैं वो उस शेयर प्राइस के फंडामेंटल्स पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।